Hello and welcome to Mikash Linear Equation in Two Variable Practice Set 1.5। प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जहाँ पर हमारे पास सेंटेंसेस हैं, उन्हें यूज़ करके हमें पहले इक्वेशंस बनाना है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कहा गया है टू नंबर। तो टू नंबर से मुझे समझ आता है कि हमारे पास दो नंबर है, तो मैं उन दो नंबर को कोई भी वेरिएबल का नाम देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। उसके बाद जैसे ही मैं आगे जाती हूँ वहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। उससे मतलब पता चल गया कि एक नंबर जो मैंने लिया है एक्स या वाई में से वो छोटा है और एक बड़ा है। तो अपने मर्जी से आप कौन सा भी छोटा ले सकते हैं, मैंने वाई को छोटा लिया है। उसके बाद अब हम लोग ये कंडीशन यूज करके इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। टू नंबर डिफर बाय 3, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। डिफर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है 3, तो हम लोग अपने फर्स्ट कंडीशन से लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो दो नंबर्स है x और y, उनका सब्ट्रैक्शन है 3, तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन ये है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम से हमारा मतलब है एडिशन, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब एक जो नंबर है सम में वो टू टाइम्स है स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है y, सो टू मल्टीप्लाइड बाय y है। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, सो ये टू टाइम्स स्मॉलर नंबर को किससे मुझे सम करना है या ऐड करना है, वो है थ्री टाइम्स द ग्रेटर नंबर। जब भी थ्राइस यूज किया जाए या थ्री टाइम्स यूज किया जाए तो वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दो नंबर्स का मुझे सम लेना है, टू टाइम्स स्मॉलर नंबर प्लस थ्री टाइम्स ग्रेटर नंबर, वो दिया गया है 19। तो बस मैं स्मॉलर नंबर की जगह y लिख दूंगी, ग्रेटर नंबर की जगह x। तो अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गए, 1 और 2। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हो जनरल फॉर्म में अरेंज नहीं है, पहले y टर्म है फिर x टर्म है, तो पहले हमें उन्हें जनरल टर्म में अरेंज करना होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों को कुछ भी वेरिएबल कोई ज़ीरो हो रहा है क्या, तो वो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को वो देखना होता है कि कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का भी 1 है और y का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो हम कोई भी चूज़ करेंगे दोनों में से और वो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूज़ किया है y। तो मैं क्या देखती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो है वो है 1, -1 है। बट हम लोग जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग सिर्फ नंबर को देखते हैं। तो हमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है जो है 2, उसको उससे पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, तो वो थोड़ा चेंज हो गया। सो 2x बन गया -2y, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। थर्ड इक्वेशन जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था उसको मैंने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज किया, बना दिया उसको फोर्थ इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक वेरिएबल ज़ीरो होना चाहिए। तो ऐड करने पर जो y का वेरिएबल है ना, y जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर मुझे मिलता है 5x, मुझे मिलता है 5x इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू मिलती है 5। नाउ ये x की वैल्यू हम फर्स्ट से लेके फोर्थ इक्वेशन किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे इजी इक्वेशन मैंने चूज़ किया है 1, और उसमें मैंने y की वैल्यू निकाली है सब्स्टिट्यूट करके। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह हम डालते हैं, x की जगह हम डालते हैं 5, और हमें y की वैल्यू मिलती है 2। तो एक्चुअली में हमें मिलती है -y इक्वल टू 3 - 5, जो हो जाता है -2। बट ये माइनस साइन वहाँ पर जाती है तो वो -2 को हटा देती है। तो हमारे दो नंबर्स है 5 एंड 2। तो सेकेंड सम कुछ इस तरह से हमें दिया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके एक साइड को 2y कहा गया है, ऊपर वाले साइड को 2x + y + 8 है। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो नंबर आएगा वो उसका लेंथ है। फिर एक साइड को बोला है x + 4, एक साइड को बोला है 4x - y। तो ये सारी इक्वेशन जो है इसे हम लोगों को यूज़ करके सॉल्व करके x का और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ कंडीशन लिख के नहीं दिया गया, इससे ही हम लोग को कंडीशन बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ और ब्रेथ किसको कहते हैं। तो ये जो लंबा सा होता है जो रेक्टेंगल में उसको लेंथ कहते हैं, और जो छोटा होता है छोटा साइड उसको ब्रेथ कहते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो हमें पता ही होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यही मिल गई हम लोग को पहली कंडीशन, इसको ही यूज़ करेंगे हम। तो लेंथ से इक्वल होता है, ब्रेथ से इक्वल होता है। तो हम लोग सबसे पहले लेंथ को इक्वल कर देते हैं।
सो पहला लेंथ जो है ऊपर आप देख सकते हो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरा लेंथ जो है 4x माइनस वाई, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। फिर सारे इक्वेशंस को यानी x टर्म को y टर्म को एक साइड पे ला देंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे। तो मैंने 4x और माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ला दिया, इसलिए वो -4x प्लस वाई बन गया सेकेंड स्टेप में। और जो 8 है उसको कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ला दिया ताकि वो -8 बन जाए और हम जनरल फॉर्म बना सके। सो 2x माइनस 4x इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। सो 2 माइनस 4 इज -2, y प्लस वाई इज 2y। तो हम लोग को इक्वेशन मिल गया। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, कुछ ज़रूरत नहीं है उसको और रेड्यूस करने की, बट मुझे पता है कि सब 2 के टेबल में होते हैं, 2 भी होता है 8 भी होता है, तो मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि एक सिंपल इक्वेशन बन गए। तो मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 किया है। तो -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, 2/2 इज 1, -8/2 इज -4। तो अब ये मुझे मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन भी हमें वहीं पर मिल गया था जब ऑपोजिट साइड बोला इक्वल, क्योंकि दूसरा साइड जो है ब्रेथ वो भी तो इक्वल है। तो वो जो एक साइड का ब्रेथ है वो है x प्लस 4, उसको इक्वल किया है 2y से। बस इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, y और 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेना है। तो वही चेंजेस किया मैंने, इसलिए साइन चेंज हुई और दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जा रही है। तो मुझे x और y की वैल्यू मिली है, सब्सटीट्यूट किया, फिर मैं y की वैल्यू मिली 8, फिर मैंने उसको सब्सटीट्यूट किया कोई तो एक इक्वेशन में, तो मैंने इक्वेशन 2 जो है उसमें सब्सटीट्यूट किया, तो x की वैल्यू मिल गई 12। अब ये दोनों वैल्यूज मिल गई है। अब इससे हम फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ का कोई भी एक लेंथ हमारे पास दो है, हम लोग को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने को बोला है। तो एक लेंथ जो है छोटा वाला 4x माइनस वाई, उस पर ही सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो लेंथ x और y की वैल्यू आप वहाँ डालते हो तो आपको मिलता है लेंथ 40। अब मैंने यहाँ यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा, बट बताया नहीं गया है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो हम सिर्फ लिख देते हैं यूनिट, जो भी होगा यूनिट लिख देंगे। फिर ब्रेथ के लिए भी आप कौन सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, x प्लस 4 में सब्सटीट्यूट करो या 2y में, बट 2y बहुत छोटा है तो उसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे ब्रेथ के लिए। तो मिल गया 16 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स का एडिशन कितना है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे कि एक एक साइड का ऐड करके, बट क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि लेंथ तो सेम होती है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रेथ भी सेम होती है दोनों साइड के, तो आपको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। हमने पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड कर लिया जो है 112 यूनिट्स। बोला गया एरिया भी फाइंड करो रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ में हमने जो लेंथ और ब्रेथ फाइंड किया जो है 40 और 16, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिला है 640। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया होता है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये यूनिट होता है एरिया का, बट हमें सेंटीमीटर मीटर तो पता नहीं, बट स्क्वायर होता है इतना पता है। तो स्क्वायर और सेंटीमीटर या मीटर की जगह पे मैंने लिखा है यूनिट्स। तो थर्ड सम में ये है कि द सम ऑफ द फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो मुझे पता चल गया ठीक है, दो एज की बात हो रही है। तो डायरेक्टली मैं लास्ट सेंटेंस पे स्किप करती हूँ, तो वहाँ है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब मुझे दोनों की एज फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में यही लिखूंगी, फादर्स प्रेजेंट एज को x लेते हैं, सन्स को y लेते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि द सम ऑफ द फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सम लेना है, किसका सम, सम यानी प्लस करना है, किसको प्लस करना है, फादर्स एज को प्लस करना है। तो फादर्स एज है x प्लस वॉट, एज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज को 2 टाइम्स करना है, मतलब सन की एज जो है y, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन बन गया फादर्स एज x, उसका सम लेना है प्लस 2y ट्वाइस द सन्स एज, वो है 70। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए आगे रीड करते हैं। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, डबल द एज मतलब मल्टीप्लाई करना है फादर्स एज को 2 से। तो फादर्स एज है x को मल्टीप्लाई किया 2 से 2x एंड ऐड इट। अब इसको 2x को हमें ऐड करना है किससे, एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन क्या है y, तो हम लोगों को मिल जाएगा 95। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। अब ये दो इक्वेशन बन गए जो काफी सिंपल इक्वेशन है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो अब सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और एक वेरिएबल जीरो होना चाहिए। तो वैसे तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कोई वेरिएबल जीरो हो नहीं रहा है,
तो हम लोग करते हैं कि कोई भी एक कोएफिशिएंट जिसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है उसको चूज करें। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड में y का, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उसको उसके ऑपोजिट वाली इक्वेशन के वही वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि जो नया इक्वेशन बना है उसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मुझे मिला है फादर्स एज इज 40, जो कि x का वैल्यू मिला है 40 और y का वैल्यू मिला है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ सम, जहाँ पर कहा गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर। ओके, तो मुझे पता चल गया मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कुछ करना है। लास्ट स्टेप पे मैं लास्ट स्टेटमेंट पे मैं जाती हूँ, वहाँ लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x और y ले लेते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि y जो है वो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर है। तो मतलब डिनोमिनेटर ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर है वो तो कंफर्म है। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो y को मैंने ले लिया है 2 टाइम्स x, बट और भी बोला गया है ट्वाइस द न्यूमरेटर तो है ही पर 4 मोर भी है, तो ये 2x के साथ प्लस 4 भी है। ठीक है, फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर, तो 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? ट्वाइस द आप न्यूमरेटर जब करोगे तो आप 2 टाइम न्यूमरेटर करोगे, जो वैल्यू आता है उसको आपको एक्चुअली और 4 ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 टाइम्स द न्यूमरेटर है, बट उसमें भी आपको 4 मोर डालना है। किसमें मोर डालना है? ट्वाइस द न्यूमरेटर में, तो प्लस 4। तो हम लोग लिखते हैं, जब सिर्फ सब्सटीट्यूट किया मैंने डिनोमिनेटर की जगह y, फिर 2x प्लस 4 और फिर उसको जनरल फॉर्म में अरेंज किया, पहले x फिर y और कांस्टेंट, तो हमें इक्वेशन मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का? y, वो क्या बन जाता है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब 2 टाइम्स x इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर reduced by 6। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को रिड्यूस करूँ, रिड्यूस मतलब माइनस करूंगी, y माइनस 6 x माइनस 6 करूंगी, तो बोला गया है डिनोमिनेटर जो है जिसको हमने रिड्यूस किया है 6 से, जो है y माइनस 6, वो एक्चुअली होता है 12 टाइम्स न्यूमरेटर। 12 टाइम्स से मतलब है 12x, x को भी रिड्यूस किया है 6 से, सो 12x माइनस 6, डिनोमिनेटर माइनस 6 इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर माइनस 6, ऐसे उन लोगों ने बोला है। फिर से एक बार इस कंडीशन को रिपीट करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स तो होएगा न्यूमरेटर का, बट साथ ही में बोला गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेड्यूस भी करो साथ में 6 से, तो हम उन दोनों को माइनस भी कर रहे हैं। और फिर अब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में वैल्यूज x और y के। फिर मैंने 12 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 को ओपन किया ब्रैकेट, तो पहले 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x माइनस साइन 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72। फिर सबको जनरल फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब ये 2 इक्वेशन मिल गए, अब इन्हें सॉल्व करना है और हमारी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक्चुअली डायरेक्टली ऐड भी कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाती है। x आपको वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली ऐड करें, उनकी वैल्यूज फाइंड करें। x की वैल्यू जो है न्यूमरेटर वो है 7 और y है 18। फिफ्थ सम में हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड, मतलब इस A और B बॉक्सेस से रिलेटेड कुछ करना है। सीधा मैं लास्ट सेंटेंस पे स्किप करती हूँ, तो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉक्स, मतलब मुझे वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इन वेट को x और y की वैल्यू देती है, तो लेट द वेट ऑफ टाइप A बी x एंड टाइप B बॉक्स बी y, तो ये दे दिया। अब इनके वेट्स फाइंड करना है। उसके आगे ये कहा गया है कि दे आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, मतलब उस ट्रक में सिर्फ 10 टन भर सकते हो, उससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 1 टन जो है वो 1000 kg होता है। अब लेट्स सी कि कंडीशंस क्या है। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ B आर लोडेड, ट्रक वेज 10 टन। ये सेकेंड सेंटेंस है, मतलब कि अगर मैं 150 बॉक्स ऑफ A, इसको कैसे लिखते हैं? 150 मल्टीप्लाइड बाय A और साथ में और लिखा है एंड लिखा है, मतलब प्लस करना है मुझे। कितने बॉक्स है बी के? 100 बॉक्सेज ऑफ बी, वो कैसे लिखते हैं? 100 मल्टीप्लाइड बाय बी, तो हमारा ट्रक का वेट होगा 10 टन, तो वो इक्वेशन लिख देते हैं। वैसे 10 टन का मतलब क्या होगा? 1000 kg होगा। 1 टन अगर 1000 kg है, 10 टन होता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10,
जो है 10,000 kg, वो लिख दिया। तो आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट कंडीशन से मुझे मिला है 150x। तो 150 बॉक्स ऑफ ए लिखना था, तो बॉक्स ऑफ ए का वेट तो है x, तो 150 हम लोग एक्चुअली में हम लोगों का यहाँ पर क्या है 150 बॉक्सेस ऑफ ए का वेट, एक का हम लोग को पता है कि हम लोगों ने वेट लिया है एक बॉक्स का x, तो हमारे पास वैसे 150 बॉक्स है, तो मुझे सारे बॉक्स का उसका वेट फाइंड करना है। तो मैं ये एक बॉक्स का वेट जो है x, उससे पूरे नंबर ऑफ बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मेरा फर्स्ट कंडीशन से मुझे मिलता है 150x। सेम चीज़ एक बॉक्स ऑफ b का वेट है y, बट हमें 100 बॉक्सेस डालना है, इसलिए 100 मल्टीप्लाइड बाय y, और हम लोग को वो बोला गया है कि 10 टन है, इस पूरे को ऐड किया जाए तो। फिर उसके बाद ये काफ़ी बड़े कोएफिशिएंट्स है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये सब 50 के टेबल में तो जाते ही होंगे। अगर आपको क्लिक नहीं होता है 50, अगर आपको क्लिक ये भी होता है कि ये 5 के टेबल में जाते हैं, तो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो 150 डिवाइडेड बाई 50 किया तो 3 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 100 डिवाइडेड बाई 50 2, 1000 डिवाइडेड बाई 50 200। अब हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। When 260 boxes of A are loaded in the truck, it can accommodate 40 boxes of B, so it is fully loaded। मतलब अगर मुझे फिर से पूरा भरना है, पूरा भरना है मतलब 10 टन फिर से भरना है, 10 ये वेट है 10 टन, तो हम लोग को क्या कितने बॉक्सेस, अगर मैं 260 ए ले रही हूँ, मतलब 260 बॉक्स ले रही हूँ ए के, तो मुझे 40 बॉक्स लेने होंगे बी के। तो मेरा कुछ इक्वेशन इस तरह से बन गया। अब 260 बॉक्स है और एक बॉक्स का वेट x है, तो 260 बॉक्स का वेट कितना होगा 260 इंटू एक्स, तो वही मैंने लिखा है। सेम चीज मैंने लिखा है 40 इंटू वाई, और ये पूरा वेट होने वाला है 1000। क्यों 1000? क्योंकि वहाँ पर बोला है अगर मैंने इतना भरा तो ये फुल्ली लोडेड हो जाएगा, और हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला गया है कि उसकी कैपेसिटी ट्रक की 10 टन है, मतलब वो पूरा लोड कब होता है जब उस पर 10 टन भर जाता है, उससे ज़्यादा वो लोड नहीं हो सकता है। फिर से हम देखते हैं कि इसको हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो टर्म्स है ना कोएफिशिएंट, उसमें 0 0 0 है और सब 2 से तो जाता ही है, तो इसलिए 20 से ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को 260x को, तो 260 डिवाइड बाई 20 मिला 13, 40 डिवाइडेड बाई 22 और 1000 डिवाइडेड बाई 20 500। तो दो इक्वेशंस है, अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मैं देखती हूँ कि मैं ऐड करूँगी ना, तो कोई वेरिएबल जीरो नहीं हो रहा है, कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो रहा है, बस सब्ट्रैक्ट करने पर y हो जा रहा है। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, और फिर मुझे मिल जाएगा y का वैल्यू, और इस y के वैल्यू को मैं या तो फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करूंगी x का वैल्यू। तो हमारा वेट ऑफ बॉक्स a है 30, जो कि x था, वेट ऑफ बॉक्स हमने x लिया था, और बॉक्स b का वेट मिला है 55। हम है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है, डायरेक्टली लास्ट पे स्किप करती हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल को एक्स और वाई लेना है। तो मैंने लिया लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी एक्स एंड ट्रैवल बाय वाई बी, ट्रैवल बाय एरोप्लेन भी वाई। फाइंड तो सिर्फ एक्स करना है, बट हम लोग को दोनों यूज आएंगे। सबसे पहले रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का है। तो हम लोग को पता है कि उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और टोटल डिस्टेंस सबसे पहला लिखा गया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से किया, तो टोटल किलोमीटर जो है 1900 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस उसने बस से कवर किया है वो है x, और जो डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से किया है वो है y। तो फर्स्ट कंडीशन y मिल गया, x प्लस वाई इज एक्चुअली द ट्रैवल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन, bus travels with an average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 70 km per hour। तो ये जो स्पीड बोला, आई डोंट थिंक सो ये कोई इक्वेशन में डायरेक्टली कोई स्पीड का इक्वेशन बन सकता है, बट आगे बोला गया है इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। जितना भी उसने पूरा ट्रैवल किया है, उसमें उसने एक्चुअली ट्रैवल किया है 5 आवर्स। उसमें कुछ आवर एरोप्लेन में गया है, कुछ आवर किसमें गया है, बस में गया है। तो हम लोग को राइट हैंड साइड मिल गया 5 आवर टोटल। अब मुझे पता करना है कि बस से कितना आवर था और ट्रेन से कितना आवर था।
तो वो फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लेने वाले हैं स्पीड का, क्योंकि स्पीड दी गई है और स्पीड को यूज़ करके हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इंटरचेंज हो गया। तो अभी डिस्टेंस आपको पता है क्या? हाँ, डिस्टेंस हमें पता है। एक्स डिस्टेंस बस से ट्रैवल की गई है, वाई डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल की गई है। और क्या आपको स्पीड पता है? हाँ, वो भी दी गई है बस और एरोप्लेन की। तो मैं दोनों के लिए टाइम फाइंड करूंगी। सो टाइम टेकन वाइल ट्रैवलिंग इन बस इज एक्स अपॉन 60। डिस्टेंस बस से एक्स की गई है और स्पीड जो है वो 60, क्योंकि पर आवर बोला गया है स्पीड बात करते वक्त। सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसलिए टाइम भी हम आवर ले रहे हैं। सेम चीज़ मुझे सेकेंड एरोप्लेन के लिए भी करना है। डिस्टेंस इज वाई और स्पीड इज 70 जो दी गई है, 700 सॉरी, दी गई है क्वेश्चन में एरोप्लेन की स्पीड। अब बोला गया है कि ये दोनों, तो ये हमें मिल गया टाइम, बस से ट्रैवल किया हुआ टाइम, एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ टाइम। और बोला गया है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो दोनों ट्रैवल करने के बाद जर्नी खत्म हुई और 5 आवर्स हुआ था। मतलब ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे एक्चुअली मिलता है 5। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्स के नीचे और वाई के नीचे दो अलग अलग नंबर है, अलग अलग नहीं होता तो सिंपली हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक ही नंबर सेम होता तो। बट अलग अलग है इसलिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 700 को एक्स से मल्टीप्लाई करने का, वाई को 60 से मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन में आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 700। तो वो आ गया 700 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन 700 मल्टीप्लाइड बाय 60 जो है 42,000 इक्वल टू 5। फिर मुझे अभी ये एक साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनाना है, तो उसको जनरल फॉर्म कैसा होता है? 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर में है। तो कुछ इस तरह से हो गया, 5 को मैंने 42,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा एक्चुअली में बन गया है सेकेंड इक्वेशन। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोएफिशिएंट को रिड्यूस कर सकती हूँ, तो मैं वो कर दूंगी। तो मैं डिवाइड बाय 20 करूंगी, क्योंकि मुझे पता है 760 और 210000 ये सब 20 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में तो आते ही है, और 0 है साथ में तो 20 के टेबल में भी आएंगे। तो मैंने जस्ट डिवाइड किया है 20 से। आप चाहते तो आप 2 से भी डिवाइड करते, तो आप देखते कि और एक छोटा रिड्यूस हो जाता। फिर आप देखते कि जो इक्वेशन मिला है वो भी 2 से हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते थे। बट 2-3 बार डिवाइड करने से बेहतर है मैंने एक ही बार डिवाइड किया है। अब ये 2 इक्वेशंस मिल गए हैं, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करें? करें। ऐड करने पर तो वैसे तो कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट करने पर हो रहा है। बट ऐसे कंडीशन में मैं देखती हूँ कि यार फर्स्ट इक्वेशन तो वैसा टाइप का है जहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल चूज करें, एक्स या फिर वाई, और उसके दूसरे वाले वेरिएबल के वो ही कोएफिशिएंट से पूरे उस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। तो मैंने चूज किया हुआ है वाई वेरिएबल, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, काफ़ी इजी है, 35 से तो बेहतर है जो x का कोएफिशिएंट है। तो मैंने चूज़ किया है y, और सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है 3, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को न्यू थर्ड इक्वेशन मिल गया है। तो हम लोग के पास है हमारा सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को मैं जब सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि y कैंसिल आउट हो जा रहा है, y की जगह आ जा रहा है 0y जो हम नहीं लिखते हैं वहाँ पर। तो मुझे मिल जा रहा है 32x इज इक्वल टू 4800। तो x की वैल्यू मिल गई है 150, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बस का ट्रैवलिंग टाइम पता करना था, इसलिए हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड किया। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150, और क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए उन्होंने बोला है कि टोटल किलोमीटर इतना है, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, दोस्तों से, टीचर्स से शेयर भी करें।